Hello students, now today we start the terms of projectile motion. आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के जो भी टर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। दैट मीन्स कोई बॉडी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, दैट किसी बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे, इंक्लाइनेशन पे थ्रो किया है, तो वो अपनी ट्रैजेक्टरी में कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, वो वर्टिकल हाइट उसकी हाइट पर प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। इसके बाद दूसरा टॉपिक कवर करेंगे हम लोग फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। दैट मीन बाबूजी कितनी देर तक हवा में रहोगे, सॉरी क्या निकल गया मुंह से, मैं बात कर रहा हूँ फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। दैट मीन्स कितनी देर तक वो ऑब्जेक्ट जो थीटा एंगल पर इंक्लाइन करके थ्रो किया गया है हवा में रहेगा। हाँ, मतलब वो बॉडी जिसको थीटा एंगल पर आपने इंक्लाइन किया है वो कितनी देर तक हवा में रहता है, मतलब जहां से थ्रो किया गया है वहां से वापस आने तक जितनी देर तक वो हवा में रहेंगे वो उसका फ्लाइट टाइम कहलाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आएगा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। दैट मीन्स कहां जाओगे, कहीं ना कहीं दूर नजर तो आओगे। मतलब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब कि अगर आपने किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर इंक्लाइन करके ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो घूम फिर कर वापस उस हॉरिजॉन्टल सरफेस में कहीं ना कहीं आकर गिरेगा, तो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस में उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कहलाएगी उसकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। पहला था हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, दूसरा है फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, और थर्ड है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इन तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे और साथ साथ इनको डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन वाइज। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले से। सो द फर्स्ट हेडिंग इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। So at the first heading, height of projectile। क्या होता है, कैसे होता है? तो भैया प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करने से पहले प्रोजेक्टाइल होना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे प्रोजेक्टाइल करती हुई बॉडी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस इंट्रोड्यूस कर दिया। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी एक बॉडी को, ये बॉडी ले ली, इनिशियल u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल के इंक्लिनेशन पर थ्रो कर दिया। देन व्हाट विल हैपन, ये बॉडी कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगी और फिर वापस आएगी। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब तक वो गिरने आती है तब तक ये ग्राउंड सरफेस छोटा पड़ जाता है, फिर मुझे बढ़ाना पड़ता है, पर कोई नहीं। तो मैंने कहा यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे इंक्लाइन करके इसको मैंने वर्टिकली अपर थ्रो कर दिया। आपको मालूम है एक्सेलरेशन आपने नहीं दिया, एक्सेलरेशन को देने वाला, सॉरी ऊपर वाला नहीं नीचे वाला है। एक्सेलरेशन को ये अर्थ, एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, ये अर्थ दे रही है बॉडी को, किधर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। कितना, जी, कौन सा, पार्ले, सॉरी पार्ले वाला नहीं, अलग से होता है। सो ये जी हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये किधर लगा बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो भैया अब ये जी एक्सेलरेशन के साथ u वेलोसिटी से थ्रो कर देने पर ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है जिसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। बताया था लास्ट लेक्चर में। अब वो बात तो हम प्रूव कर चुके हैं। अब आज हम निकालने वाले हैं इसकी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल जब थीटा एंगल पे किया गया है तब वो मैक्सिमम हाइट इतनी गेन कर रहा है। अदरवाइज मैक्सिमम हाइट तो कुछ और भी होगी, उसके लिए ये थीटा का एंगल का जो कंडीशन है वो वेरी कर जाएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं तब जब थीटा एंगल पर इसको थ्रो किया है यू वेलोसिटी से, तब उसने मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करी होगी। तो मैंने कहा वो जो भी वर्टिकल में मैक्सिमम रेंज तक जा रहा है, देखो ऊंचाई पर जाने पर थोड़ा सा काला हो गया, पॉल्यूशन बहुत है बेटा। तो अगर मैंने बात करी ये मैक्सिमम हाइट यहां तक गया है, तो ये इस प्रोजेक्टाइल की हाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इस h की। ये h कितना होगा, तो भाई साहब जरा देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर ये u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है तो इसको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, और इसके बारे में हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि जो हॉरिजॉन्टल होता है वो u cos थीटा होता है। The horizontal component of velocity is u cos theta, और जो वर्टिकल होती है
वो हमने भी निकाला था थोड़ी देर, सॉरी एक लेक्चर पहले, u sin थीटा। तो भैया वर्टिकल में u sin थीटा जाएगी जो अर्थ के थ्रू एक्ट होने वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट में है। दैट मींस जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगी, जाते वक्त उसकी वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस में रिड्यूस होती जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि अगर ऊपर जा रहे हैं तो हम अर्थ के एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में, और एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में तो रिटार्डेशन होता है भाई। तो अगर रिटार्डेशन फील कर रहे हैं तो वेलोसिटी लगातार ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी, तो u sin थीटा लगातार डिक्रीज करेगा। और कितना डिक्रीज करेगा? मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे u sin थीटा घटता जाएगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद तो शून्य, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसके उस हाइट पर, मतलब मैक्सिमम हाइट पर चला गया है तो वहां पर वेलोसिटी उसकी वर्टिकल जीरो हो गई होगी, तभी तो वहां तक गया है ना, अदरवाइज तो वो उसके भी ऊपर चला जाता। तो अगर वो उसके ऊपर नहीं जा रहा है, दैट मींस यहां पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब यहां से यहां तक आते वक्त फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी vy बोल रहे हैं इसको, क्या बोल रहे हैं बेटा? vy। v काफी भद्दा बन गया था, तो मैंने कहा vy जो मतलब वर्टिकल एक्सिस की वेलोसिटी है वो कितनी हो गई होगी यहाँ पर? जीरो। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये जीरो ना होती तो ये बॉडी और ऊपर जाती, पर ये ऊपर नहीं जा रही है, दैट मींस वर्टिकल वेलोसिटी वहां पर शून्य, जीरो हो गई है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ क्या हुआ होगा? तो भैया हम बता दें आपको, क्योंकि आप थोड़ा सा भूल गए होंगे शायद, कि लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि हमने कोई मोटर या इंजन नहीं लगाया है, और अभी तक दुर्भाग्यवश अभी तक अर्थ ने भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं दिया है। तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया गया है, अगर किसी इस बॉडी पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, तो क्या वेलोसिटी वेरी करेगी? कदापि संभव नहीं है। दैट मींस आपको और ये हमें अच्छे से मालूम है कि वेलोसिटी तभी वेरी करती है जब एक्सेलरेशन हो, और जब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ना हो तो वेलोसिटी वेरी नहीं करती। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मींस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज इट इज रहेगी। सो अगर बात करें हम vx की, तो ये अभी भी u cos थीटा ही होगा, यहाँ भी, और एक बात, पूरी जर्नी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। दैट मींस यहाँ हर जगह u cos थीटा। तो आपकी बात समझ में आ गई कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। वर्टिकल वेलोसिटी में अपनी मिनिमम पोजीशन से अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाते जाते वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी। इन कुछ इंफॉर्मेशन का, इन दी गई इंफॉर्मेशन का यूज करके हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जरा देखिए क्या करने वाले हैं हम। हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में लगने वाला एक्सेलरेशन है। हमें वर्टिकल एक्सिस की हाइट h निकालनी है, निकाल लेते हैं। जब इतना कुछ है हमारे पास, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं? हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। वी यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भैया बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या हो जाएगा? इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको अप्लाई करेंगे इन वर्टिकल एक्सिस। तो इन वर्टिकल एक्सिस v हो जाएगा vy, दैट इज 0 बाई, u हो जाएगा आपका uy, दैट इज u sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2, a हो जाएगा माइनस का g, ये बॉडी जा रही है ऊपर, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, s हो जाएगा, यही तो हाइट थी, h। तो देखिए क्या आ गया यहाँ से mgh नहीं 2gh, ये माइनस का 2gh, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2gh। हाँ लाइन नहीं करेंगे बार बार, 2gh दैट इज 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ना h कितना आ जाएगा? 2g को उधर भेज दीजिए, और ये 2g को टाला नहीं है, ये केवल हम इक्वेशन को उधर भेज रहे हैं। तो ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g दैट इज h। तो बेटा ये h क्या था? यही तो है, अरे नहीं राइट चॉइस नहीं बेटा, ये है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बेटा? दिस वन इज हाइट, देखा स्पेलिंग तक गलत हो रही है, वाह 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 वाह। तो ये है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब अगर हम थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से
किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ थ्रो करेंगे तो वो इतनी हाइट गेन करेगा ड्यूरिंग थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ड्यूरिंग द इनिशियल वेलोसिटी u। तो भैया अगर हमने कहा हमें हाइट मैक्सिमम चाहिए, हमें लेना देना नहीं प्रोजेक्टाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने कहा हमें हाइट मैक्सिमम चाहिए, तो देखिए क्या कर सकते हैं। अगर हमने कहा हमारी तथा जो थी, मतलब हम जो मैक्सिमम वेलोसिटी से थ्रो कर सकते थे वो थी u, और ये जो g है बेटा ये वेरी कर नहीं सकते क्योंकि हम एक ही पोजीशन से थ्रो कर रहे हैं। तब अगर हम अर्थ में किसी एक प्लेस पर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो हम इतना ऊपर नहीं थ्रो कर रहे हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में बहुत दूर चला जा रहा है। हम नॉर्मल रेंज तक अगर थ्रो कर रहे हैं तो मैंने कहा उस सर्टेन हाइट तक के लिए g कांस्टेंट हो जाएगा, जितनी वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं वो u कांस्टेंट हो जाएगा। तो u और g कांस्टेंट अगर है, अगर उस पोजीशन पे हमें कांस्टेंट ले रखा है तो सारी जिम्मेदारी आ गई थीटा पर। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो गया देन h विल बी मैक्सिमम। अगर साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम है तो h भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो भैया हम क्या कहेंगे, फॉर मैक्सिमम हाइट, जरा समझिएगा क्या होने वाला है। फॉर मैक्सिमम हाइट साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और हमें मालूम है साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। मिनिमम -1 होती है, तो मैक्सिमम क्या होती है, +1। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। मतलब 1 को प्लस लिखो, माइनस तो बात +1 ही होती है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी h max = u²/2g। जरा सुनिएगा, अगर साइन स्क्वायर थीटा = 1 कर देंगे तो 1 कब आता है, साइन 90 पे। जरा देखिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा = 1 तो 1 कब आता है, ये 1 आता है साइन 90 पर, मतलब साइन स्क्वायर 90 पे, तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। जरा गौर से देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, मतलब वो क्या हो गया, अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपने लिया और सीधा ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, सीधा ऊपर की तरफ थ्रो कर देंगे एक सर्टेन हाइट तक, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं दे रहा उसको, तो कैसा मोशन होगा, क्या वो प्रोजेक्टाइल होगा ना। अगर बॉडी सीधी जा रही है और वापस सीधी आ रही है तो मैंने बताया था सीधे सीधे ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। अगर कोई बॉडी ड्यूरिंग द मोशन स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, दैट मींस उसके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम लाइन ऑफ एक्शन पर हो जाता है, दैट मींस इन द सेम डायरेक्शन या फिर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। दैट मींस यहाँ पर हाइट तो मैक्सिमम हो गई, पर हाइट तो मैक्सिमम करते करते हम प्रोजेक्टाइल से बाहर आ गए, मोशन अब स्ट्रेट लाइन हो गया है। मगर इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब अगर हमने कहा कि हमने इस ऑब्जेक्ट को इतनी हायर वेलोसिटी से थ्रो किया कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में बहुत हाई पर चला गया, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, और अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, बहुत टाइम लग गया इसको ऊपर से नीचे तक आने में, दैट मींस क्या होगा, उतनी देर में हमारी अर्थ तो घूम रही ना, हमारी अर्थ तो घूम जाएगी। दैट मींस भले वो सीधा गया, वो सीधा आया, पर किसको मालूम कि वो सीधा चला, क्यों, क्योंकि भैया हम तो घूम के आगे निकल गए हैं। तो अगर हम घूम के आगे निकल गए हैं तो बॉल तो पीछे आएगी, ऑब्जेक्ट तो पीछे आने वाला है। ऑब्जेक्ट पीछे आने वाला है तो हमें कैसा लगेगा कि बॉल हमने जब थ्रो करी थी उधर से गई और पीछे कहीं गिरी जाके, या फिर हमने उल्टी डायरेक्शन थ्रो किया है तो आगे कहीं गिरी जाके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल हो गया। दैट मीन्स अगर सर्टेन हाइट से, रेंज से हम ज्यादा ऊपर थ्रो करेंगे तो भी अर्थ के रोटेशन की वजह से, फ्लाइट टाइम ज्यादा हो जाने की वजह से मोशन प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। ये बारीकी वाली बात है। मगर अगर एक सर्टेन हाइट के नीचे है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही कवर करेगा। तो बात समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, for a certain height, if theta is equal to 90 degree, body does not perform projectile motion and become क्या straight. क्लियर? दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर थीटा 90 डिग्री पे हम थ्रो करेंगे तो
सर्टेन हाइट रेंज के अंदर बॉडी का मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं रह जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन मोशन करने लगेगा। सर्टेन हाइट से ऊपर जाने पर, एक रेंज से ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, लार्ज डिस्टेंस के लिए मोशन प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ उस समय अर्थ का रोटेशन वहां पर मेजर रोल प्ले कर देगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। ये थी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड टॉपिक, क्योंकि पहले के बाद सेकंड आता है। अब बात करेंगे इसकी फ्लाइट टाइम, मतलब भाई साहब कितनी देर तक, सॉरी भाई साहब निकल करते हैं कोई नहीं, तो कितनी देर तक, अगर हमने भाई साहब को थ्रो कर दिया, अगर हमने भाई साहब को थ्रो कर दिया तो भाई साहब कितनी देर तक हवा में रहे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उनका फ्लाइट टाइम। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग निकालने वाले हैं फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेटा हमने बहुत पहले कहीं सुना था कि जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है। तो जो जैसे ऊपर पहुंचा है वो वैसे ही नीचे आएगा। तो यही चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आएगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस से ऊपर जा रहा है अपनी मैक्सिमम हाइट तक, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में अगर इसने टी टाइम लिया तो उस हाइट से नीचे आने में भी कितना टाइम लेगा, टी टाइम लेगा। अब ये मत कह देना कि सर ऊपर जाते वक्त तो रिटार्डेशन लग रहा था, नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो कैसे सेम, तो बेटा ऐसे सेम कि जब ऊपर जा रहा था तो उसके पास वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी को डिक्रीज करता हुआ ऊपर जा रहा था, मगर जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, वो एक्सेलरेशन से ही वेलोसिटी गेन कर रहा था। तो ले देकर बात सेम आएगी। दैट मीन जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में क्या होगा, हम एक तरफ की जर्नी का टाइम निकाल लेंगे, हम एक तरफ की जर्नी का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, और हाफ जर्नी का अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है तो 2 टाइम्स कर देंगे, क्या मिल जाएगी, पूरी जर्नी का फ्लाइट टाइम मिल जाएगा। मतलब भाई साहब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम ले रहे हैं, तो मैंने कहा अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम लग रहा है t, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल t। तो भाई सबसे पहले हम निकालेंगे t, तो इसके लिए क्या यूज करने वाले हैं बेटा, तो हमें निकालना है टाइम। हमारे पास क्या है बेटा, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, हमारे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, हमारे पास एक्सेलरेशन, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और निकालना है टाइम। क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी बेटा, माइनस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी में इन वर्टिकल एक्सिस वैल्यू पुट कर देंगे। वर्टिकल एक्सिस में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो v हो जाएगा v बाई दैट इज 0, u हो जाएगा u बाई दैट इज u साइन थीटा, a हो जाएगा माइनस g, t तो t है। सो बेटा v हो गया हमारा v बाई दैट इज 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा प्लस a की जगह माइनस का g एंड ये t। सो gt को इधर ले आते हैं, तो gt इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा। सो t कितना हो गया यहाँ से, t विल बी u साइन थीटा बाई g। तो ये टाइम क्या था, दिस इज द टाइम टेकन बाय बॉडी to cover half of its journey, half of its journey. So total time या total flight time, so total flight time for complete journey। ये काफी टिपिकल है, इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें, क्योंकि कुछ करना ही नहीं था, 2t कर देना है। तो भैया हमने क्या किया, 2u साइन थीटा बाई g कर दिया। ये आ गया हमारा फ्लाइट टाइम। दैट मींस इतना टाइम लगेगा अगर हम u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे। तो थीटा एंगल पे थ्रो करने पर u वेलोसिटी से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g टाइम कितना लगेगा, फ्लाइट टाइम लगेगा 2u साइन थीटा बाई g। अब अगर मैंने कहा इसमें मुझे मैक्सिमम फ्लाइट टाइम चाहिए, मुझे नहीं लेना देना कि प्रोजेक्टाइल कर रहा है क्या कर रहा है, हमें ले लेना है कि मैक्सिमम फ्लाइट टाइम कितना हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने कहा अगर हम u वेलोसिटी से ही थ्रो कर सकते हैं, u से ज्यादा नहीं, g एक्सेलरेशन ही वहां पर ऐड कर रहा है कि बहुत सर्टेन हाइट से ज्यादा नहीं ऊपर जा रहे हैं,
तो ऐसे में सारी जिम्मेदारी फिर से किस पर आ जाएगी, साइन थीटा, मतलब थीटा के कंधों पर। तो थीटा के कंधे होते हैं क्या, हाँ स्लिपरी होंगे साइड से बट है। तो बेटा क्या आ जाएगा, सारी जिम्मेदारी आ गई साइन थीटा, दैट मीन थीटा के कंधों पर। तो अगर साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा तो फ्लाइट टाइम भी मैक्सिमम हो जाएगा। जरा देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसको रब कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, अच्छा नहीं इधर कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह यहाँ पर है, ये जगह थी गरीबों के वास्ते। तो भाई फॉर मैक्सिमम फ्लाइट टाइम, मतलब फ्लाइट टाइम अगर मैक्सिमम चाहिए तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, दैट इज 1। तो टी मैक्स कितना हो जाएगा, टी मैक्स हो जाएगा यहाँ पर 2u बाई जी। मगर कब हुआ, ये तब हुआ जब इफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 1, और 1 कब आता है बेटा, जब थीटा 90 डिग्री होता है, दैट थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अगेन क्या हो गया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड सीधा फेंक दें, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस से 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रो करेंगे, तो ऐसे में तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में वापस आएगा, मोशन उसका स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल वो नहीं रह जाएगा एक सर्टेन हाइट तक। तो ऐसे में थीटा 90 करते ही टाइम तो मैक्सिमम मिल गया, दैट इज 2u बाई जी, मगर मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं रह गया, मोशन स्ट्रेट लाइन हो गया फॉर अ सर्टेन हाइट से ऊपर जाने पर प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अर्थ घूम जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। ये था फ्लाइट टाइम। तो फ्लाइट टाइम हो गया या फिर आपकी हाइट हो गई, इसके बारे में आपको समझ में आ गया। हाइट क्या था, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द बॉडी इज कॉल्ड इट्स हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। फ्लाइट टाइम क्या हो जाएगा, द टाइम टेकन in its complete journey during the projectile till it remain in air is called its flight time। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, ये डिफाइन द टर्म से पूछ सकती हैं आपसे। अब अगर निकालने वाले हैं थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या था बेटा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब थर्ड क्यों निकालेंगे बेटा, क्योंकि दूसरे के बाद तीसरा ही आता है। अब ये आप मत कर दीजिए कि चौथा भी निकालेंगे, क्योंकि तीसरे के बाद यहाँ पर चौथी चीज है नहीं। तो अब हम लोग निकालने वाले हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बहुत ध्यान से समझिएगा, वैसे कुछ खास है नहीं पर फिर भी समझिएगा, माहौल को हवा देने में क्या दिक्कत है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगी, मतलब बाऊ जी को यहां से यहां तक जाने में जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, ये हो जाएगी उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर रेंज। तो ये रेंज कितनी हो जाएगी, तो हम कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा कैसी थी, कांस्टेंट थी भाई। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कोई लग नहीं रहा है, तो भाई साहब फ्लाइट टाइम में मतलब यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम पे उसको रेंज कवर करने में लगेगा। दैट मींस टाइम मिल गया हमारे पास, कैपिटल T, दैट इज फ्लाइट टाइम। वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है u cos थीटा, एक्सेलरेशन 0 है। तो अब भैया करना क्या है, तो बड़ा कठिन सा एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इंतजार कैसे कर रहे हैं, फॉर्मूला बता दिया, डिस्प्लेसमेंट दैट इज रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम। तो अब बात करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट दैट इज रेंज। तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कौन सा है भाई, टाइम है फ्लाइट टाइम। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं, ये हो गया r। वेलोसिटी कौन सी है, u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है। और ये टाइम कौन सा है, फ्लाइट टाइम, दैट इज कैपिटल T। और कैपिटल T की वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, कितना था, ये था 2u sin थीटा बाई g। सो 2u में से u को बाहर ले आया तो u और u मिलके u स्क्वायर हो गए। सो ये हो गया हमारा r इज इक्वल टू u स्क्वायर। अब देखो ये 2 sin थीटा cos थीटा ने एक साथ कर दिया। ऐसा करने की वजह, हाँ, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 sin थीटा cos थीटा मिलकर कुछ और हो जाते हैं। तो बेटा ये sin थीटा और cos थीटा मिलकर 2 sin थीटा cos थीटा मिलकर हो जाता है sin 2 थीटा। तो ये आ गई हमारी रेंज। रेंज क्या आ गई,
रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आगे r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। ये थी मैक्सिमम रेंज अगर थीटा एंगल पर, sin 2 थीटा फॉर्मूले में आया बट एंगल क्या था इंक्लाइनेशन की जिस पर हमने थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, वो था थीटा। दैट मींस अगर थीटा एंगल पर इंक्लाइन करके किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो करेंगे अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो रेंज कितनी कवर होगी? दैट इज r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। अब बेटा फिर से हम बात किसी करेंगे मैक्सिमम की, तो हमें निकालना है मैक्सिमम रेंज। हमें लेने वाला नहीं कि मोशन कैसा होने वाला है, प्रोजेक्टाइल की स्ट्रेट लाइन। हम तो क्या निकालने वाले हैं? मैक्सिमम रेंज। अब वो प्रोजेक्टाइल रहता है तो भी ठीक, अगर वो स्ट्रेट लाइन रहता है तो भी ठीक। तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करेंगे? तो देखिए भाई, फॉर मैक्सिमम रेंज अगेन यू तो हमने कहा जितनी हमारी लिमिट थी हमने उस लिमिट तक थ्रो कर दिया है। जी मैंने कहा वो उस रेंज पर कांस्टेंट है जिस साइड तक हम उसको थ्रो कर रहे हैं। तो सारी जिम्मेदारी किस पर आ गई? sin 2 थीटा के कंधों, सॉरी sin 2 थीटा में 2 थीटा के कंधों पर। तो अगर हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। sin 2 थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कि 1 होती है मैक्सिमम साइन की वैल्यू। तो बेटा यहाँ से r मैक्स कितना हो जाएगा? r मैक्स हो जाएगा u स्क्वायर बाई g। अब जरा देखिएगा कि क्या हो रहा है। ये r मैक्सिमम, रेंज मैक्सिमम कब आ रही है? जब u स्क्वायर बाई g वैल्यू आ रही है। ये कब आ रही है? जब sin 2 थीटा 1 आ रहा है। तो अगर if sin 2 थीटा की वैल्यू हो गई 1, तो 1 कब आता है? 90 पे। तो ये हो जाएगा sin 90। तो 2 थीटा कितना हो गया? 90। अगर 2 थीटा 90 हो तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। दैट मींस यहाँ तो कुछ और हो रहा है, यहाँ तो कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है कि दैट मींस अगर हम 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर थ्रो करेंगे, बहुत ध्यान सुनना क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ और ही बताने वाला हूँ, कि अगर हम 45 डिग्री पर थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल करता हुआ मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। मगर कहानी में ट्विस्ट है, ये थीटा जो एंगल लिया गया है 45 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से ही लिया गया है। अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऊपर आएंगे, मतलब कुछ हाइट से थ्रो करेंगे, तो ये एंगल 45 डिग्री से कुछ कम होता जाता है। कुछ फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा जैवलिन थ्रो की। आपने देखा होगा जब एथलीट्स जैवलिन थ्रो करते हैं, बहुत सारे जो हमारे एथलेटिक गेम्स होते हैं उसमें जब एथलीट्स जैवलिन थ्रो करते हैं, तो आपने यहाँ पढ़ा है 45 डिग्री, तो आप तुरंत बोल देते हैं कि उसको मैक्सिमम रेंज कवर करनी है तो 45 डिग्री का एंगल बना के थ्रो करेगा, बट ऐसा नहीं होता। जब जैवलिन थ्रो होता है तो एथलीट्स 45 डिग्री पर थ्रो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जैवलिन को ग्राउंड सरफेस से कुछ हाइट पर ले जाके थ्रो कर रहे हैं। अगर वो कुछ हाइट पर ले जाके थ्रो कर रहे हैं तो वहां पर एंगल 45 डिग्री से कुछ कम होता है, नियर अबाउट 42.5 डिग्री के आसपास। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा जो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये रिड्यूस होता जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी फॉर द मैक्सिमम रेंज। तो ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया। फिलहाल बोर्ड लेवल तक हम इतनी बात करेंगे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। मगर मैंने आपको हिंट दे दिया थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए, क्या कि अगर हम कुछ हाइट पर जाते जाते हैं तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रिड्यूस होता जाता है, 45 डिग्री से कुछ कम होता जाता है, ताकि वो मैक्सिमम रेंज कवर कर सके। आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों टर्म्स, दैट इज कौन कौन से? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, सेकेंड वन फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड थर्ड वन रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्लियर हो गया होगा। आज इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम पे हम बात करेंगे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।